नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम सभी लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट हल कर रहे थे, जो कि पेपर फर्स्ट आपका क्या है, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व। इसमें आप लोगों का यूनिट फर्स्ट जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम सभी लोग यूनिट सेकंड, जिसका नाम है शैक्षिक प्रशासन के कार्य, पढ़ेंगे। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर पर हम लोग लगेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को इसी प्रकार बीएड से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार मैं पहुँचाता रहूँगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन, राधा कृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालय प्रवक्ता का वेतनमान निर्धारित किया था, तो कितना निर्धारित किया था? ऑप्शन बी 630 और 400 निर्धारित किया था। किसका? विश्वविद्यालय प्रवक्ता का वेतनमान। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन बी, राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति हुई थी, तो राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति जो है ऑप्शन बी 1948 में हुई थी। और इसने अपना रिपोर्ट जो है वो सरकार को कब दिया था? 1949 को दिया था। तो हम सभी लोग अभी राधा कृष्ण आयोग के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि राधा कृष्ण आयोग को एक दूसरा नाम बोला जाता है क्या? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। याद रखिएगा, अगर राधा कृष्ण आयोग नहीं देगा तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अर्थात राधा कृष्ण आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने देश में कई प्रकार के परिवर्तन एवं सुधार लाने का प्रयत्न किया, जिसमें से भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाने का प्रयास किया था। स्वतंत्रता पूर्व जो है भारतीय शिक्षा जो है वो सैद्धांतिक मूल्यों पर आधारित है। मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले जो है शिक्षा पद्धति कैसी थी? सैद्धांतिक मूल्यों पर आधारित थी तथा वास्तविक जीवन से है बहुत दूर थी। वास्तविक जीवन से उसका लेना देना नहीं था। जबकि भारतीय शिक्षा का स्तर अन्य देशों की अपेक्षा जो है तुलनात्मक रूप से अच्छा नहीं था। तब इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड एवं अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन करने का सुझाव दिया। तो ये पूछ सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना का सुझाव जो था, उसको गठन का सुझाव किसने दिया था? तो याद रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिया था एवं अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने इसकी स्थापना के गठन का जोर दिया था। तब जाकर इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर अर्थात 4 नवंबर, याद रखिएगा, 4 नवंबर 1948 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 25 अगस्त अर्थात 25 अगस्त 1949 में भारत सरकार की अपनी आख्या सौंपी अर्थात अपनी रिपोर्ट सौंपी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे तथा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ही राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, रिपोर्ट कब सौंपी थी? 25 अगस्त 1949 को सौंपी थी। यहाँ पर मैंने जो लिखा है 1949, उसके आगे लिख लीजिएगा आप लोग 25 अगस्त। डेट भी अगर पूछ लिया तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अब आप लोगों से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में भी कुछ फैक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था। याद रखिएगा, देश का पहला भारत रत्न 1954 ईस्वी में किसको दिया गया था? देश का पहला भारत रत्न 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को एवं वेंकट रमन राधाकृष्णन जी को दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मतलब आज़ादी के बाद राधाकृष्ण आयोग जो है स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के बाद पहला शिक्षा आयोग कौन बना? यही किसके अध्यक्षता में? यही राधाकृष्ण आयोग बना था और राधाकृष्णन जी के अध्यक्षता में ही बना था। इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस आयोग की नियुक्ति विश्वविद्यालय के शिक्षा के स्तर की व्याख्या, संरचना की जांच और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आश्वासन आवश्यक जो था सुझाव देना था। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि जो राधाकृष्ण आयोग है, विश्वविद्यालय आयोग, इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? तो याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इस आयोग की नियुक्ति जो है किस लिए की गई थी? विश्वविद्यालय के शिक्षा के स्तर की व्यवस्था, मतलब विश्वविद्यालय में जो शिक्षा का स्तर है उसकी जो संरचना की जाँच के लिए और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाने के लिए ही राधाकृष्ण आयोग की स्थापना की गई थी। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-1953 में विदेशी सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी? तो ऑप्शन सी है 3 थी। अब हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग
का गठन कब हुआ था और किसके नेतृत्व में किया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले 1948 में विश्वविद्यालय आयोग अर्थात राधाकृष्ण आयोग का गठन किया था। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने एवं उसका स्तर उठाने के लिए सुझाव देने के लिए ताराचंद समिति का भी निर्माण किया था। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा, ताराचंद समिति का जो गठन किया गया था वो किसके लिए किया गया था? उसके लिए किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा की जो स्तर है, जो उसका पढ़ाने का स्तर है, उसको ऊंचा उठाने के लिए ही ताराचंद समिति का गठन किया गया था। कब? 1948 में। और इसकी रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? 1949 में। इस रिपोर्ट में सुझाव पूर्ण नहीं थे और संतोषजनक भी नहीं थे, जिसके कारण केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 ईस्वी में केंद्र सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा और सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही इसको मुदलियार आयोग भी कहा जाता है। इसके सदस्य भी पूछा जा सकता है कि इसके सदस्य कौन कौन थे। तो मुदलियार आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्य कौन थे? के.एल. श्रीमाली और सेयदेय थे, जबकि श्रीमती हंसा मेहता थीं और जॉन क्राइस्ट और केथन रस्ट विलियम के नाम से शामिल किए गए थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। 23 सितंबर 1952 में। ये कहाँ विश्वविद्यालय के कुलपति थे? मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा, क्या नाम था? लक्ष्मण स्वामी मुदलियार पूरा नाम था। जबकि अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन कि ताराचंद समिति का गठन किया गया था किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा के लिए ताराचंद समिति का गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि ताराचंद समिति का गठन 1948 में हुआ था और इसने अपनी सरकार को रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1949 में सौंपी थी और इसकी रिपोर्ट को सरकार ने नहीं माना था, ये भी बात याद रखिएगा। अब आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद सबसे पहले शिक्षा से संबंधित जिस समिति, जिस आयोग का गठन किया गया था, वो आयोग कौन था? तो राधाकृष्ण आयोग ही था पहला, नंबर 1। और उसके बाद किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ताराचंद समिति की नियुक्ति की गई थी और लास्ट में जाके माध्यमिक शिक्षा आयोग की अर्थात मुदलियार समिति की नियुक्ति की गई थी। तो ये तीनों क्रम में याद रखिएगा और डेट वाइज याद रखिएगा, कब रिपोर्ट सौंपी थी, कब किया गया था। मुदलियार के बारे में जान लीजिए, मुदलियार के बारे में मैंने बता दिया, राधाकृष्णन आयोग के बारे में मैंने बता दिया। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे और क्रम वाइज याद रखेंगे, इससे एक क्वेश्चन आप लोगों का आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नवोदय विद्यालय का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पर निशान जो है गलत लगा दिया गया है। ऑप्शन डी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही नवोदय विद्यालयों का प्रारंभ किया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं नवोदय विद्यालयों के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका एक नाम और मिलता है नवोदय विद्यालयों का, क्या? जवाहर नवोदय विद्यालय कहा जाता है इसको। तो जवाहर नवोदय विद्यालय अर्थात नवोदय विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय अर्थात देख लीजिए पूरी तरह से आवासीय सह शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना है। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की कौन सी थी? 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की संकल्पना की गई जिन्हें जवाहरलाल नवोदय विद्यालय नाम दिया गया है और जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने में सहायता करता है। तो याद रखिएगा, नंबर 1 इसका एक दूसरा नाम क्या मिलता है? जवाहर नवोदय विद्यालय। और इसकी स्थापना किसके लिए की गई थी, किस अधिनियम के तहत? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 उसी के द्वारा ही जवाहरलाल जो है नवोदय विद्यालय इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लिए। और तीसरा ये है कि ये पूर्ण रूप से आवासीय विद्यालय होते हैं। यहाँ पर जो बच्चे और टीचर होते हैं ये पूर्ण रूप से वहीं पर रहते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर पढ़ाई करते हैं। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन, ये किसके लिए स्थापना की गई थी? जो गाँव के लोग, जो गरीब बच्चे हैं, निःशुल्क उनको वहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, याद रखिए ग्रामीण प्रतिभाओं को अर्थात गाँव के बच्चों के लिए ही आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। कौन सी? जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की। याद रखिएगा आप लोग, इससे कोई भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, आप लोग बस पढ़ते रहिए। क्वेश्चन 6, शिक्षा को स्पष्ट रूप से प्रथम बार एक पूंजी निवेश के रूप में स्वीकार किया गया था। पूंजी निवेश के रूप में मतलब कि कोई भी शिक्षा में निवेश करे, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए और उससे कमा सकता है, अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। तो ये किसने कहा था सबसे पहली बार? तो ऑप्शन ए है, राधाकृष्ण आयोग ने ये बात कही थी।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? शिक्षा में जवाबदेही की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा में अदर नहीं बल्कि शिक्षा में जवाबदेही की संकल्पना सर्वप्रथम ऑप्शन डी है, जनार्दन रेड्डी समिति के द्वारा संकल्पना जो है यह प्रस्तुत की गई थी। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप लोग बस ये मत देखिए कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बल्कि आप लोग मेरी आवाज़ सुनिए और आवाज़ को सुनकर आप लोग बार बार इसको रिविज़न करते रहिए। नंबर 8 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो मैंने अच्छे से बता दिया है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है और इससे संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये भी मैंने बता दिया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियाल की अध्यक्षता में की गई थी और इसको मुदलियाल शिक्षा आयोग भी नाम दिया जाता है, तो याद रखिएगा। और ये कहाँ के कुलपति थे? मद्रास विश्वविद्यालय के ये कुलाधिपति थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? तो इसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो इसकी नियुक्ति 23 दिसंबर 1952 में इसकी नियुक्ति की गई थी। जबकि 12 क्वेश्चन क्या है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन का आंसर इसमें कोई नहीं है, जबकि इसका आंसर क्या होगा? 25 अगस्त 1953। याद रखिएगा 25 अगस्त 25 अगस्त है यहाँ पर, और 1953 1953 को इसने अपनी सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। अर्थात 25 अगस्त 1953 को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 23 दिसंबर 1952 में किया गया था। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि माध्यमिक शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या था? छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना होना चाहिए। मतलब ये व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ाना चाहता था। कौन? माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है, जो मुदलियाल जी हैं, ये चाहते थे कि बच्चों में जो शिक्षा तो मिले ही साथ शिक्षा से साथ साथ ऐसी व्यवसाय से संबंधित उनको चीज़ें पढ़ाई जाएँ कि अगर वो स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं तब भी वो कोई रोज़गार कर लें। अतः माध्यमिक शिक्षा ने औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया गया। अर्थात ऐसे विषय भी पढ़ाए जाने पर इन्होंने जोर दिया जो उद्योग से व्यवसाय से संबंधित हों। इन विषयों की शिक्षा से छात्रों और देश दोनों का हित होगा और छात्र अपनी शिक्षा जो है समाप्त करने के पश्चात किसी व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से ग्रहण कर सकते थे। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा कि व्यवसायीकरण शिक्षा का किसने किया था? तो मुदलियाल जी ने सबसे पहली बार अपने सिलेबस में क्या जुड़वाया था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में व्यवसाय संबंधित सिलेबस होगा, वो बच्चों को पढ़ाया जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने बताया है, इन सब बातों को आप लोग सुनिए और बार बार रिवीजन करिए। नंबर 13 उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए किस समिति की नियुक्ति की थी? तो ऑप्शन ए है मुदलियाल कमीशन की नियुक्ति की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, इसलिए आप लोग मुदलियाल कमीशन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो दौलत सिंह कोठारी जी को माना जाता है। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि भारत सरकार ने 14 जुलाई अर्थात 14 जुलाई 1964 1964 को एक प्रस्ताव के द्वारा शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी और इस आयोग के अध्यक्ष किसको चुना गया था? वो प्रोफेसर DS कोठारी महोदय को इसका अध्यक्ष चुना गया था और इन्हीं के नाम पर ही इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 14 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कोठारी जी थे और कोठारी जी का पूरा नाम भी पूछ सकता है तो DS कोठारी, कोठारी करके 2-3-4 लोगों का नाम दे देगा, आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे, तो इसलिए इनका नाम पूरा जान लीजिए। प्रोफेसर DS कोठारी इनका पूरा नाम था और इन्हीं के नाम पर इसको कोठारी कमीशन कहा जाता है। जबकि 15वां नंबर क्या है क्वेश्चन का? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई गई थी? तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में आया था। जबकि क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में किस राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया गया था? तो उपयुक्त सभी मूल्यों को स्थान दिया गया था, चाहे वो लोकतंत्र हो, धर्मनिरपेक्षता हो या पर्यावरण का संरक्षण, समिति, परिवार का महत्व हो। तो इन सभी चीज़ों को 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थान दिया गया था। तो उपयुक्त सभी अर्थात जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 निरीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी है त्रुटि निकालने की प्रक्रिया को ही निरीक्षण के संबंध में यह क्वेश्चन सत्य माना जाता है। क्या है? त्रुटि निकालने की प्रक्रिया है, कौन? निरीक्षण के संबंध में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पर्यवेक्षण होता है? तो पर्यवेक्षण जो होता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रकार का होता है। तो क्या है? उपचारात्मक पर्यवेक्षण भी होता है, नियमित पर्यवेक्षण भी होता है, जबकि लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण भी होता है।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रचलित निरीक्षण पद्धति में निरीक्षक की स्थिति होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ब और स दोनों ही होती है। अर्थात अधिनायक की भी निरीक्षक की स्थिति होती है और हिसाब किताब को देखने वाले के रूप में भी इसकी स्थिति होती है। तो याद रखिएगा, निरीक्षक की स्थिति अधिनायक के रूप में, हिसाब किताब को देखने वाले के रूप में भी भारत में प्रचलित निरीक्षण पद्धति में इनका स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रचलित निरीक्षण होता है। तो प्रचलित निरीक्षण क्या होता है? ऑप्शन डी, ब और स दोनों सही है। ब देख लेते हैं, औपचारिक एवं अस्वाभाविक निरीक्षण होता है प्रचलित, और जबकि स क्या है? अल्पकालिक एवं आधिकारिक निरीक्षण भी इस क्या कहते हैं? प्रचलित निरीक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 20, पर्यवेक्षण या परिनिरीक्षण का कार्य होता है। तो कार्य क्षेत्र क्या होता है? सभी होता है, सामान्य प्रशासन से संबंधित भी होता है और शैक्षिक कार्य से भी पर्यवेक्षण या परिनिरीक्षण का कार्य क्षेत्र संबंधित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, सामान्य प्रशासन एवं शैक्षिक कार्य से दोनों से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यवेक्षण का मुख्य लक्षण होता है। तो पर्यवेक्षण का मुख्य लक्षण ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार से संबंधित होता है। अर्थात पर्यवेक्षण उसको चेक इन की जाती है कि जो शिक्षण में क्या शिक्षा सही से दी जा रही है, जो शिक्षा दी जा रही है क्या विद्यार्थियों तक वो पहुंच रही है, विद्यार्थी जो है उसको सीख पा रहे हैं। तो बार बार निरीक्षण करने से क्या होगा कि विद्यार्थियों में भी डर रहेगा और जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसमें भी डर रहेगा कि कभी भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। तो इसलिए पर्यवेक्षण बार बार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यवेक्षण की व्यक्तिगत विधि होती है। तो निर्देशित निरीक्षण की विधि होती है। ऑप्शन ए, निर्देशित निरीक्षण की विधि पर्यवेक्षण की व्यक्तिगत विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव दिया था। तो विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव जो है ऑप्शन सी, शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था। तो शिक्षा आयोग के बारे में मैंने बता दिया है, उसको भी अच्छे से आप लोग सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, शैक्षिक संकुलों की स्थापना का सुझाव दिया था। तो शैक्षिक संकुलों की स्थापना का सुझाव ऑप्शन बी, आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा दिया गया था, तब जाकर शैक्षिक संकुलों की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, शैक्षिक संकुल में सम्मिलित होते हैं। तो शैक्षिक संकुल में कौन सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन बी, स्थानीय कॉलेज होते हैं, हाई स्कूल या हाई स्कूलों का समूह होता है, मिडिल एवं प्राथमिक विद्यालय इसमें शामिल होते हैं। तो संकुल मतलब शामिल होना, एक छोटा सा समूह होता है, उसी को ही संकुल बोलते हैं। तो शैक्षिक संकुल में सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन बी, ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संस्थागत नियोजन होना चाहिए। तो संस्थागत नियोजन क्या होना चाहिए? नमनीय होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार बीएड से संबंधित सभी जानकारियाँ आप लोगों को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा। तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्य का घोतक है। तो ये किसने कहा था? तो ये कथन था डॉक्टर प्रोफेसर S.K. दुबे ने इस कथन को दिया था। तो महत्वपूर्ण कथन है, अभी तक इस चैप्टर में आप लोगों को एक ही कथन मिला है। तो इस कथन को अच्छे से आप लोग रिपीट करके बार बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था। तो भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ ऑप्शन बी है, अंग्रेजों के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 29, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्यों के घंटों एवं विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। तो इन सभी का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी, लक्ष्य जो बुक में किया गया है। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, जितने 29 क्वेश्चन बन रहे थे इसमें, और बाद में जब आप लोगों का पेपर शुरू हो जाएगा तो उसमें आप लोगों को मास्टर वीडियो कई तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो अभी आप लोग इसको पढ़िए और इससे संबंधित क्वेश्चन जितने भी हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव में मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये चैप्टर बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को पढ़ने में, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी शिक्षा आयोग हैं भारत में, उनकी स्थापना किस लिए बनाए गए थे, रिपोर्ट कब सौंपी गई थी, उससे संबंधित भारत सरकार ने क्या क्या कार्य किए, उन्होंने लोगों ने क्या क्या कार्य किए, और वर्तमान में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग बस पढ़ाई करते जाइए, मेरे साथ चलते जाइए। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है और कहीं ना कहीं बीएड में आप लोगों की हेल्प हो रही है मेरे पढ़ाने से, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों को बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।